यह है प्रश्न संख्या 51 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है। तो बहाव प्रवृत्ति जो है वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह के प्रतिरूप को नदी बहाव प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। यानी कि वर्ष भर जो है जल का प्रवाह जिस प्रतिरूप में बहती है उसे ही जो है नदी का बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। तो पहला कथन जो है, पहला विकल्प ये करा है कि यह दो नदियों के बीच का विभाजक होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये पहला गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप होता है, तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है। और यहाँ पर विकल्प सी और डी और ए तीनों गलत है, बाकी विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में रिसेंटली महाराष्ट्र में लोनार झील का रंग जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों से इसका जो है रंग में परिवर्तन हो सकता है, कौन से कारण होते हैं जिसके कारण जो है इसके रंग में परिवर्तन होते हैं। क्या केकरू की एक प्रजाति द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ इसका कारण है, या नदियों द्वारा प्रवाहित औद्योगिक बहिस्रावों के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि, या झील में गिरने वाली उल्कापिंड के धूल के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, या शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है ये समाचार की सुर्खियों में रहा है और डी जो है इसका यहाँ पर सही उत्तर है कि शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। और हाल ही में जो है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से जो है यह लोनार झील बना हुआ है, लगभग 50,000 साल पहले। और इस लोनार झील के जल का रंग जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया है। और वैज्ञानिकों ने इसमें जो है जल के लवणता और शैवाल की उपस्थिति को उत्तरदायी ठहराया है। यह मुंबई से जो है 500 किलोमीटर दूर पर जो है बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार जो है मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना ज़िले में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एक पर्यटन केंद्र भी है। तो इसका जो है मुख्य कारण शैवाल में के व्यवहार में जो है परिवर्तन है। और इस प्रकार जो है डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि G7 7 विकसित देश जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं का मंच है, निम्नलिखित में से कौन से देश इस मंच के भाग हैं। तो ये बताना है कि इसमें से जो कौन से देश हैं जो G7 के जो हैं भाग हैं। तो यहाँ पर जो है G7 जो है विश्व की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसमें जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, उसके बाद अमेरिका, फिर यूके और कनाडा इसमें शामिल है। और इसमें से जो है इनके अलावा जो होंगे वो गलत होंगे। और यहाँ पर जो है भारत की बात करें तो भारत जो है G7 में शामिल नहीं है। और यहाँ पर जो है पहला जो है यहाँ पर गलत हो गया और पहला गलत हो गया, तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प ए भी गलत हो जाएंगे। दूसरा फ्रांस शामिल है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रांस शामिल है, तो दूसरा जो है यहाँ पर सही है। तीसरा जापान शामिल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जापान भी शामिल है। चाइना शामिल है, तो चाइना नहीं शामिल है, तो 4 विकल्प वाला जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी जो है सही होगा, यानी कि फ्रांस, जापान और कनाडा इसमें शामिल है। जबकि बात करें तो भारत और चाइना जो है इसमें शामिल नहीं है। और इस प्रकार जो है यहाँ विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि महासागरीय धाराओं की गति जो है ये प्रवाहित होती है। तो इनमें से कौन कौन से कारण हैं जिनसे महासागरीय धाराओं की जो है गति प्रभावित होती है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको बताने हैं। तो क्या ग्रहीय पवनों की गति से महासागरीय धाराओं की गति प्रभावित होती है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर सही बात है कि ग्रहीय पवनों की गति से जो है महासागरीय धाराओं की गति प्रभावित होती है। धाराओं की गति की बात हो रही है। और महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ये धाराएं जो हैं 2 प्रकार के बलों से जो है मुख्य रूप से प्रभावित होती है। पहला जो है प्राथमिक बल कहलाती है, और ये जो है जल के गति को जो है ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ये जल की गति को प्रारंभ करते हैं। और दूसरा जो होता है
इसे हम द्वितीयक बल के रूप में जानते हैं। और ये जो है धारा जो होती है उसके प्रवाह को जो है इसमें कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं दो प्रकार से प्रभावित होती है, प्राथमिक बल और द्वितीय बल। और यहाँ पर जो है गति से क्वेश्चन पूछा गया है कि धाराओं की गति से प्रभावित होती है, तो यहाँ पर पहले बल की बात हो रही है जिसमें ग्रहीय पवनों की गति, महासागर की लवणता भी शामिल है, पृथ्वी के घूर्णन भी शामिल है, भूसंयंती वितरण भी शामिल है और गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है। इस प्रकार जो है इसमें सभी जो है शामिल है और डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 इसमें सभी बल जो है शामिल है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज किया जाता है, यानी कि विषुवत रेखा पर यहाँ पर ये बात हो रही है। तो यदि इसे पृथ्वी मान लिया जाए और इसे उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ताप वितरण के संदर्भ में विचार करना है और कहना है कि ये विषुवत रेखा पर अधिक पाया जाता है महासागरों का तापमान। तो बिल्कुल गलत बात है। महासागरों का औसत तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं इसके तापमान में जो है कमी, जैसे जैसे जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे इसमें जो है क्रमिक रूप से जो है इसके तापमान में कमी आती है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है और इसकी तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो महासागर है इस साइड उसमें जो है अधिक तापमान होता है। इसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में है स्थल खंड जो है अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल खंड कम है। उत्तरी गोलार्ध का जो औसत तापमान होता है वो 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जो भिन्नता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में, यह भूमि और जल के असमान वितरण के कारण है। और यहाँ पर जो है पहला कथन जो है गलत है, इसलिए कि महासागरीय सतह का सर्वाधिक जो तापमान होता है वह विषुवत रेखा के थोड़ा सा उत्तर में पाया जाता है और इस प्रकार जो है ये पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है तो इसमें जो है विकल्प सी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर निकालना है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में एक समान दर से कमी होती है। तो दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है। महासागर की गहराई में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो वृद्धि के साथ जो है तापमान में कमी होती है, लेकिन यह तापमान की जो दर जो कमी की होती है यह सब जगह जो है एक समान नहीं होती है। इसे हम विभाजित कर सकते हैं महासागर को। पहली परत और ये जो है लगभग आधा किलोमीटर नीचे तक होती है और इसमें जो है इसके तापमान में कमी होती है, जबकि दूसरे परत की बात करें तो दूसरा परत जो है लगभग आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच है और इसमें जो है बढ़ती गहराई के साथ तापमान में तेज़ी से कमी होती है। और तीसरे परत की बात करें तो ये जो है काफ़ी ठंडी होती है और ये महासागरीय नीतल तक जो है विस्तृत होती है और गहराई के साथ जो है तापमान में परिवर्तन तीसरे वाले में अत्यंत सीमित होती है। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत हो गया कि महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान जो है एक समान दर से कमी होती है। यहाँ पर ये कहना गलत है। अलग अलग परतों में जो है अलग अलग हिसाब से जो है इसके तापमान में कमी होती है। दूसरा कथन भी गलत है और दूसरा कथन गलत है, तो यहाँ पर तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ये जो है यहाँ पर सही उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है अधिक स्थल खंड है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही है। कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग तो भारत के ये पूर्वी भाग हैं और ये पश्चिमी भाग हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये भारत है, ये भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के मध्य देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो बिल्कुल सही बात है। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के मध्य जो है लगभग देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए जो है लगभग 2 घंटे का जो है समय मापक्रम में अंतर पाया जाता है।
तो इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। और दूसरा कथन यह करे कि भारत का उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार इसके पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार से अधिक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है कि भारत का उत्तर दक्षिण देशांतरीय विस्तार जो है ये पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार से अधिक है। ये 2933 किलोमीटर के विस्तार में है, जबकि ये 3214 किलोमीटर के विस्तार में है। इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है ये पूर्व पश्चिम के विस्तार से अधिक है। और यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, 1, 2 दोनों सही है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है इसमें कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं से घिरा है जो शुष्क जलवायु को बढ़ावा देती है। और तो यहाँ पर जो पहला कथन कर रहा है कि मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं से घिरा है जो कि शुष्क जलवायु को बढ़ावा देती है। पर महाद्वीपों का पश्चिमी तट जो होता है ये ठंडी नहीं गर्म धाराओं से घिरे होते हैं और इसलिए जो है यहाँ पर पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है तो विकल्प ए और सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा और जिससे जो है एक विशिष्ट समुद्री जलवायु उत्पन्न होती है। तो ये जो है गर्म होते हैं। बात करें दूसरे कथन की तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है कि कोरियालिस बल के कारण जो है जल जो है उत्तरी गोलार्ध में जल जो है दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह बाईं ओर प्रवाहित होती है। और इस प्रकार दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है। दूसरा कथन सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात कर ले अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में आरंभ किए गए इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि यह भारत में प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर सही है कि हाल ही में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, इनके द्वारा जो है प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज की जो है आरंभ किया गया है। और इससे जो है बाजार चालित कीमत निर्धारण और उपलब्धता में सुधार से उपभोग को बढ़ावा मिलने का जो है अनुमान है। और इस प्रकार जो है पहला कथन सही है। दूसरा कथन यह कर रहा है कि यह भारत में गैस के बाजार चालित मूल्य निर्धारण करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है और पहला दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अब तीसरे कथन की बात की जाए तो तीसरा ये कह रहा है कि इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा निगमित किया गया है। तो IGX मंच को जो है भारत के अग्रणी ऊर्जा बाजार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, न कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा जो है इसे निगमित किया गया है। और इस प्रकार जो है तीसरा कथन यहाँ पर गलत है और तीसरा कथन गलत है तो विकल्प डी गलत हो जाएंगे। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है कि केवल 1 और 2 कथन जो है इसमें सही है। और बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि द्विवार्षिक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है जो कि 2 वर्ष पर निष्पादित की जाती है, तो ये किस संगठन द्वारा निष्पादित की जाती है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा गलत, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है सही है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा विकल्प भी गलत है। बी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारत ने 180 देशों के ये जो पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक जो निकला है इसके 12वें संस्करण जो कि 2020 में निकाला गया, टोटल 180 देश है
2020 में जो है इसके 12वें संस्करण को प्रकाशित किया गया है और इसमें जो है इंडिया का जो रैंक है वो 168वीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जून 2020 में जो है इसे जारी किया गया था। जबकि 2018 में बात करें तो 2018 में जो है भारत का स्थान इसमें 177वां था और काफ़ी इम्प्रूव करके जो है 168 स्थान पे आया है। और 2018 इसके बाद बात करें तो इस सूचकांक को जो है येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और WEF एवं यूरोपीय कमीशन के जॉइंट रिसर्च सेंटर के सहयोग से जो है इसको विकसित किया गया है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर बी विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि उर्मिल, जिसे इंग्लिश में रोलिंग कहते हैं, तो उर्मिल पर्वतों की भूमि के रूप में ज्ञात यह क्षेत्र पर्वतों के समानांतर निर्मित उच्च अंतरिक्त बेसिनों यानी कि घाटी जैसे गर्तों के साथ सहगत है और इन गर्तों में विस्तृत रूप से मृदु असंगठित निक्षेप जमा है जिनसे मोलेसिस बेसिस का निर्माण होता है। और ये मोलेसिस बेसिन का जो निर्माण होता है तो इसे आप ज़रूर जानते होंगे। तो मिजोरम को जो है उर्मिल पर्वतों यानी कि रोलिंग पर्वतों की भूमि कहा जाता है और इस प्रकार विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ जो है पर्वतों की विशाल संख्या मौजूद है और अधिकांश पर्वत उच्च अंतरिक्त बेसिन की संरचना या साधारण शब्दों में घाटी प्रकार के जो है गर्त के साथ सहगत है जो पर्वतों के समानांतर स्थित है और इन गर्तों में असंगठित निक्षेप संचित हो जाते हैं जिन्हें जो है मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसलिए जो है मिजोरम को भारत के मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है।